ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसे चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई? सर बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो लिखो हेडिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। चलो पहले कुछ नोट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, लिखो। इधर जो स्पेस दिया हुआ है यहीं पे लिखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस फैसिलिटी फॉलोड। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार का मेंटेनेंस फैसिलिटी हम फॉलो करते हैं। पहला ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, आप बोलेंगे सर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, मीनिंग तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस मतलब टूटने के बाद रिपेयर किया, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। क्या मतलब इसका? टूटने के बाद मैंने रिपेयर किया, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस करूंगा जैसे कि टूटने का चांस कम हो जाएगा। क्या बोला, फिर से बोलो। कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस करूंगा मतलब रेगुलर मेंटेनेंस करूंगा, रेगुलर चेकअप करूंगा जैसे कि टूटने का चांसेस कम हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो, दो तरीका का मतलब जो लाइफ जी रहे हैं, दो तरीके का प्रैक्टिस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे मतलब काम करते रहते हैं, तबीयत खराब होने के बाद इलाज करते हैं या मेडिकल जाते हैं, लेकिन इसको कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मतलब तबीयत खराब हो गया, फिर तुम मेडिकल गया, चेकअप किया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं रेगुलरली क्या करते हैं ना, रेगुलरली चेकअप करते हैं, जो प्राणायाम ये सब करते हैं। तो ठीक है, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्योंकि हमें मालूम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए रोग मतलब डिजीज होने के बाद हम मतलब मेडिकल तो क्या जाएंगे, इससे पहले अच्छा होगा कि थोड़ा मेंटेनेंस करते हैं जैसे कि रोग होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसको रीड करो। देखो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रीड करो इसको। हियर प्रोडक्शन फैसिलिटीज रन विदाउट मच रूटीन मेंटेनेंस। इधर रूटीन मेंटेनेंस का मतलब होता है रेगुलर मेंटेनेंस। इधर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होगा। जब मशीन टूट जाएगा उसके बाद रिपेयर होगा अनटिल इट ब्रेक डाउन। इस लाइन से ही मीनिंग आ जाता है क्या? प्रोडक्शन फैसिलिटीज रन विदाउट मच रूटीन मेंटेनेंस अनटिल इट ब्रेक डाउन। जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है तब तक रूटीन मेंटेनेंस नहीं होगा। वंस द मशीन ब्रेक डाउन इट इज टेकन फॉर रिपेयर। जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर हम रिपेयर करने के लिए ले जाएंगे। एंड इंस्पेक्टेड टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स। जब मशीन क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसके बाद हम मशीन को रिपेयर करने के लिए लेंगे, फिर
क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको इंस्पेक्ट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट द रिक्वायर्ड रिपेयर इज प्लान एंड द स्पेयर्स आर प्रोक्योर्ड टू रिपेयर द मशीन। मतलब डिफेक्ट पता होने के बाद हम रिपेयर का प्लान बनाएंगे, स्पेयर पार्ट्स खरीदेंगे। तो ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। आज द ब्रेक डाउन आर रैंडम इन नेचर एंड द मशीन कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द repair period, production hours are lost, hence the productivity is reduced. Obviously, ब्रेकडाउन होने के बाद मशीन रिपेयर होगा। जब मशीन रिपेयर होगा तब तुम मशीन यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए उस वक्त प्रोडक्शन बंद रहेगा। इसीलिए तुम्हारा प्रोडक्टिविटी आवर कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी आवर कम हो जाएगा मतलब रिड्यूस हो जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस। रिपेयर मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम यही सजेस्ट करेंगे कि तुम रेगुलरली मशीन को मेंटेनेंस करो, चेकअप करो, जैसे कि तुम्हारा बड़ा बड़ा ब्रेकडाउन का चांसेस कम हो जाएगा। अगर तुम रेगुलरली चेकअप नहीं करोगे, रेगुलरली मेंटेन नहीं करोगे, तो हो सकता है तुम्हारा मशीन का बड़ा बड़ा डैमेज भी आ सकता है। इन जनरल मतलब रिकमेंडेड नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस रिकमेंडेड नहीं है जनरली, बट मेनी टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर दिस। फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते हैं। किसको? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलरली चेकअप करो, रेगुलरली छोटा मोटा मेंटेनेंस करो। जैसे कि बिग मतलब बड़ा बड़ा डिफेक्ट, बड़ा बड़ा ब्रेकडाउन होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो लिखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हम नोट्स लिखेंगे। तो लिखो अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस the machine oblique production facility are tested oblique inspected even if there is no breakdown। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होगा? ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोडक्शन फैसिलिटी रिपेयर होगा या इंस्पेक्ट होगा, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होगा? मशीन रेगुलरली इंस्पेक्ट होगा इवन इफ देयर इज नो ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन आरो देखे लिखो ए सिस्टम ऑफ शेड्यूल oblique planned maintenance is called as preventive maintenance। देखो, एक शेड्यूल या प्लान्ड मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब बोलेंगे सर शेड्यूल या प्लान्ड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? शेड्यूल या प्लान का मतलब चाहे ब्रेकडाउन हो या नहीं हो, हम हर संडे को मशीन को चेक करेंगे। इसको कहते हैं शेड्यूल या प्लान मेंटेनेंस। चाहे ब्रेकडाउन हो या नहीं हो, हम एक महीना में एक बार मशीन को चेक करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे। इसको कहते हैं शेड्यूल ऑब्लिक प्लान मेंटेनेंस। क्या कहते हैं? शेड्यूल ऑब्लिक प्लान मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो द ऑब्जेक्टिव
of preventive maintenance. The objective of preventive maintenance is as under. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव ये सब होगा। बोलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मतलब इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। क्या होगा? इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आवर। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आवर। चलो ये था तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस weak parts are first identified and those identified weak parts are inspected at a regular interval। बोलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लिखो इस बात को। The underlying principle of preventive maintenance is on the moral that prevention is better than cure। यही मोरल के ऊपर आधारित प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिंसिपल कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग होने के बाद तुम हॉस्पिटल दौड़ोगे, इससे पहले अच्छा होगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन फॉलो करो, जैसे कि रोग होने का चांसेस तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक। अब बोलो, अब बोलेंगे सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा है, मतलब व्हिच वन इज बेटर? लिखो व्हिच वन इज बेटर। बोलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा रहेगा या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा रहेगा? देखो ऐसा नहीं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खराब है, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खराब है। इसका मतलब दोनों भी अच्छा है दोनों भी खराब है। मतलब तुम्हें जो सुइटेबल होगा तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करना अच्छा रहेगा तो तुम्हारे लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं चलो मेरा ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए मैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर फॉलो करूँगा तो अच्छा रहेगा, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब हम वही फॉलो करेंगे
जैसे कि हमारा ऑप्टिमम रिपेयर कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होगा। दैट वन इज बेटर वेयर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज मिनिमम। तो बोलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा रहेगा या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा रहेगा? क्या ऐसे तुम बता दोगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा रहेगा? नहीं। ऐसे तुम बता दोगे कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा रहेगा? नहीं। तो ये डिपेंड करेगा। तो पहला बात लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। फिर सिचुएशन ऑब्लिक कंडीशन, सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। फिर कॉस्ट अफोर्डिंग कैपेबिलिटी या कॉस्ट अफोर्डिंग। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? वो लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जा रहे हैं। आगे अगर कुछ बड़ा डिजीज आएगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि चलो हम मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो होगा देखा जाएगा। अगर बड़ा डिजीज आया तो हम जमीन बेच के उसका इलाज करेंगे। तो इसका मतलब वो लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि तुम्हें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा रहेगा या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। ये डिपेंड करेगा तुम्हारा सिचुएशन है, तुम्हारा कंडीशन। मान लो कि तुम्हारा मशीन का कंडीशन बहुत अच्छा है तो चलो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फॉलो करो। मशीन थोड़ा पुराना हो गया, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे कॉस्ट बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, हमारे पास तो जगह नहीं है तो कुछ मैं मिटाता हूँ, तुम कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो इवैल्यूएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी मेजर्ड as under। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, इसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है, देखो पहला पॉइंट, इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट डिवाइड बाय इंस्पेक्शन शेड्यूल। क्या लिखा मैंने? इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट डिवाइड बाय इंस्पेक्शन शेड्यूल into 100 should be less than 10%, should be less than 10%। क्या मतलब इसका? मान लो तुम इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या था, मतलब प्लान क्या था 100 इंस्पेक्शन करने के लिए। मैंने प्लान किया था 100 इंस्पेक्शन करने के लिए, मैंने 92 कंप्लीट किया, 8 इनकम्प्लीट किया। इसका मतलब इनकम्प्लीट का परसेंटेज कितना? 8%, क्योंकि 92 कंप्लीट हो चुका है इंस्पेक्शन, 8 इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट हुआ है। इनकम्प्लीट का परसेंटेज 10% से कम होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट का परसेंटेज 10% या 10% से कम होगा तो इसका मतलब तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वैलिडेट है। अगर
इन इनकम्प्लीट का परसेंटेज 10% से ज़्यादा होता है, तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वैलिडेट नहीं है। समझ में आया? ओके। सेकेंड इवैल्यूएशन लिखो, आवर्स वर्क फॉर मेंटेनेंस डिवाइड बाई scheduled hour into 100 is equal to परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट। अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट बोलो, अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट बोलो, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे आवर्स वर्क फॉर मेंटेनेंस डिवाइड बाई शेड्यूल्ड आवर इंटू 100। आवर्स वर्क फॉर मेंटेनेंस डिवाइड बाई शेड्यूल्ड आवर इंटू 100। तीसरा इवैल्यूएशन लिखो, तीसरा इवैल्यूएशन लिखो, a ratio of downtime to available time, a ratio of downtime to available time can be calculated as under, can be calculated as under downtime in hour divided by available hour into 100। ये जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, शुड बी लोअर, शुड बी लोअर। आप बोलेंगे सर ये डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, तो लिखो डाउन टाइम मीन्स total time of stoppage, underline the word stoppage, total time of stoppage of the machine for scheduled and unscheduled maintenance work। चाहे वो शेड्यूल मेंटेनेंस हो या ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस हो, उसके लिए मशीन जितना घंटा काम नहीं कर पाया, उसके लिए मशीन जितना घंटा काम नहीं कर पाया उसको कहते हैं डाउन टाइम, उसको कहते हैं डाउन टाइम। और एक बार डाउन टाइम का मीनिंग रीड करो, डाउन टाइम मीन्स टोटल टाइम ऑफ स्टॉपेज ऑफ द मशीन फॉर शेड्यूल एंड अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस वर्क। चाहे वो शेड्यूल मेंटेनेंस वर्क हो या अनशेड्यूल मेंटेनेंस वर्क हो, उसके लिए जितना घंटा मशीन बंद रहेगा उसको कहते हैं डाउन टाइम। क्या कहते हैं? डाउन टाइम। अब बोलेंगे सर अवेलेबल टाइम का मतलब क्या होता है, लिखो अवेलेबल टाइम मीन्स वर्किंग डे into hours per day into number of machine। कितना दिन काम हो रहा है इंटू कितना घंटा काम हो रहा है एक दिन में, इंटू कितना मशीन है तुम्हारे पास, इसको कहते हैं अवेलेबल टाइम। देखो मान लो मैं एक महीने में 20 डेज काम करूंगा, एक दिन में 8 घंटा का काम करूंगा, मेरे पास 4 मशीन है, इसका मतलब मेरा अवेलेबल टाइम कितना होगा 20 इंटू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 640 आवर। इसको कहते हैं अवेलेबल टाइम। क्या कहते हैं? अवेलेबल टाइम। नेक्स्ट लिखो डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन, frequency of breakdown
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, frequency of a breakdown is equal to number of a breakdown divided by available machine hour. Number of a breakdown divided by available machine hour. Next point number E, effectiveness of planning is equal to effectiveness of planning is equal to labor hour on scheduled maintenance divided by labor hour on scheduled maintenance divided by total labor hour spent, total labor hour spent on maintenance. क्या हुआ फॉर्मूला, जरा एक बार रीड करो। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग इज इक्वल टू लेबर आवर ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस, लेबर आवर ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर स्पेंट ऑन मेंटेनेंस, इधर शेड्यूल प्लस ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस आएगा, इधर शेड्यूल प्लस ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बोलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक फायदा होता है कि ये ब्रेकडाउन को कम करता है, तो रिड्यूसेस ब्रेकडाउन ऑन डाउन टाइम। जितना ज्यादा तुम प्रिवेंटिव मेजरमेंट करोगे या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे उतना कम हो जाएगा तुम्हारा ब्रेकडाउन का चांसेस, उतना कम हो जाएगा तुम्हारा डाउन टाइम, उतना कम हो जाएगा। डाउन टाइम का मतलब स्टॉपेज ऑफ वर्क। फिर ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर, बोलो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर सेफ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर सेफ, और वही ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर सेफ रहेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली क्या होगा, चेकअप होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो किया जाएगा। फिर फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयर, अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो तुम्हारा बड़ा बड़ा डिफेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होगा, तो इसीलिए फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयर, लेस स्टैंड बाय और रिजर्व इक्विपमेंट और स्पेयर्स। देखो अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे इसका मतलब तुम्हारा अगर भी डिफेक्ट आएगा तो छोटा मोटा डिफेक्ट आएगा तो तुम इमीडिएटली उसको रिपेयर करके मशीन मतलब प्रोडक्शन शुरू करोगे। इसका मतलब तुम्हें स्टैंड बाय मशीन रखने का जरूरत उतना ज्यादा नहीं आएगा, स्टैंड बाय मशीन रखने का जरूरत उतना ज्यादा नहीं आएगा। अगर तुम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फॉलो करोगे तो कभी भी बड़ा बड़ा डिफेक्ट हो सकता है, इसीलिए तुम स्टैंड बाय मशीन तुम्हें रखना पड़ेगा, तुम्हें स्टैंड बाय मशीन रखना पड़ेगा। फिर लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करोगे तो तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट लोअर आएगा। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑब्वियसली अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो तुम्हारा क्वालिटी ही बेटर रहेगा। इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ, अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तुम्हारा इक्विपमेंट ज्यादा दिन के लिए यूज होगा तो उसका लाइफ इंक्रीज होगा। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये था तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेजेस। सॉरी, नेक्स्ट देखो रूटीन मेंटेनेंस। देखो अब बोलेंगे सर रूटीन मेंटेनेंस का क्या मतलब, क्या होता है। तुम्हें रेगुलरली मशीन को क्लीनिंग करना पड़ेगा, बोले सर नो। चलो तुम बाइक चलाते हो, क्या तुम रेगुलरली बाइक को क्लीनिंग नहीं करते हो? हाँ सर रेगुलरली क्लीनिंग करते। उसको लुब्रिकेटिंग करना पड़ेगा, हाँ सर। फिर पीरियडिकल ओवरहॉल करना पड़ेगा। पीरियडिकल ओवरहॉल का मतलब चलो
माइलेज खत्म हो गया, मतलब जितना किलोमीटर जाना था चला हो गया, अब इंजन ऑयल तो चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर भी साफ करना पड़ेगा, ये सब करते हुए नहीं। हाँ सर, इसको कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस, इसको कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सब मेंटेनेंस करना पड़ेगा। रीड करो इसको, क्या लिखा। इट इंक्लूड्स लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियडिक ओवरहाउल एक्सेट्रा। दिस इज डन व्हाइल द इक्विपमेंट इज रनिंग और ड्यूरिंग रीप्लान शटडाउन। देखो तुम, मतलब क्या तुम्हारा स्कूटी एकदम ब्रेकडाउन होने के बाद तुम इंजन ऑयल चेंज करोगे, या रनिंग कंडीशन में इंजन ऑयल चेंज होगा? रनिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं कि स्कूटी मतलब रन हो रहा है, जो रिपेयर करते हो वो मतलब रन करके दौड़ के इंजन ऑयल डालेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब रनिंग कंडीशन में है, चलो माइलेज मतलब 2000 किलोमीटर हो गया, अभी इसका इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं रनिंग। तो रूट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के टाइम पे, मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर तुम करोगे, मशीन रिपेयर करने के बाद मशीन बंद रहेगा, मतलब रन नहीं होगा। लेकिन रूटीन मेंटेनेंस के टाइम पे मशीन रनिंग कंडीशन में भी हम रूटीन मेंटेनेंस कर सकते हैं। रनिंग मेंटेनेंस इज द वर्क व्हिच कैन बी कैरिड आउट व्हाइल द फैसिलिटी इज इन सर्विस। ओके, तो ये था हमारा रनिंग मेंटेनेंस, सॉरी रूटीन मेंटेनेंस। ओके, रूटीन मेंटेनेंस हो गया। ये जो मेंटेनेंस टेक्निक, इसको एक बार रीड कर लेना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। ठीक है, लिखो, इधर स्पेस है, यहीं पे लिखो। रिप्लेसमेंट मीन्स, मैं बोल रहा हूं तुम लिखो। रिप्लेसमेंट मीन्स replacing the existing machine by a new machine. replacing the existing machine by new machine, क्या मतलब इसका? तुम्हारा एक एग्जिस्टिंग मशीन है, वो खराब हो गया, तुम इसको हटा दिए, उसके जगह पे एक नया मशीन ले आया, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक स्कूटी है, वो स्कूटी खराब हो गया, मतलब मेजर डिफेक्ट हो गया। अब तुम सोचते हो कि इसको बेच के नया स्कूटी लाऊं या इसको रिपेयर करके चलाऊं। अगर तुम इसको रिपेयर करके चलाओ तो इसको कहते हैं रिपेयरिंग, मतलब रिपेयर एंड कंटिन्यू द ओल्ड मशीन, इसको कहते हैं रिपेयर एंड कंटिन्यू द ओल्ड मशीन। अगर तुम सोचा कि इसको मैं बेच के नया मशीन ले आऊं तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ स्कूटी या रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। तो रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग मशीन बाय ए न्यू मशीन, फर्स्ट। फिर लिखो, wear and obsolescence are two main causes. Wear, W-E-A-R, wear and obsolescence are two main causes. दो कारण, दो मुख्य कारण रिप्लेसमेंट का क्या होता है? wear and obsolescence. Wear and obsolescence are two main causes of replacement. Full stop. नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, wear and tear due to passage of time, wear and tear due to passage of time or normal usage is an expected fact, SCCEPTED, is an accepted fact, and we cannot restrain them,
and we cannot restrain, RESTRAIN। देखो, अगर तुम्हारे पास मशीन है तो तुम उसको यूज करोगे तो पैसेज ऑफ टाइम होगा, तो वियर एंड टियर होगा ही होगा, तुम उसको नहीं रोक पाओगे। वियर एंड टियर होगा ही होगा, तुम इसको नहीं रोक पाओगे। तो इसीलिए वियर एंड टियर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूसेज इज एन एक्सपेक्टेड फैक्ट, इसके वजह से ही रिप्लेसमेंट होता है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस is very danger. Technological obsolescence is very danger for bringing to an end of life. देखो, एसेट का लाइफ कम होगा, मतलब रिड्यूस होगा ग्रेजुअली ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर के वजह से एसेट का लाइफ कम होता है, लेकिन सडनली कम नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। लेकिन सडनली भी हो सकता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल का लाइफ 5 साल, लेकिन 1 साल में भी वो मोबाइल रद्दी हो जाएगा अगर उसका टेक्नोलॉजी हट जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था। मैंने एक मोबाइल खरीदा था 25,000 रुपया में। जिस दिन मैंने मोबाइल खरीदा था 2 महीने के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, 3G टेक्नोलॉजी चला गया, 4G सेट आ गया, तो मेरा मोबाइल का लाइफ भी खत्म हो गया। उसके वजह से 2 महीने के बाद मुझे फिर और एक मोबाइल खरीदना पड़ा। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब अगर वियर एंड टियर होता है तो मशीन का लाइफ ग्रेजुअली कम होगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस के वजह से मशीन का लाइफ कभी भी एंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, और देखे नेक्स्ट लाइन। With the development of new and better technology, with the development of new and better technology, existing equipment becomes uneconomically. With the development of a new and better technology, existing equipment becomes uneconomically and hence needs to be replaced, and hence needs to be replaced or upgraded बेटर एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के वजह से हमारा पुराना मशीन अन इकोनॉमिकल बन सकता है। इसीलिए या तो हम इसको अपग्रेड करना चाहिए, नहीं तो इसको रिप्लेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, बोलो मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव, टू कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी रेडी। ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी को रेडी करने के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे। टू कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी रेडी, लिखो इस बात को, टू कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी रेडी। सेकेंड, टू एंश्योर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी टू प्रोडक्ट, to ensure specified accuracy to product. Third,
to ensure timely delivery to customer, to ensure timely delivery to customer, to ensure timely delivery to customer. Fourth, to keep downtime minimum, to keep downtime minimum. Fifth, to extend useful life of plant. यूजफुल लाइफ बढ़ाने के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे, डाउन टाइम को मिनिमम करने के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे, टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे, स्पेसिफाइड एक्यूरेसी के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे, ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी रेडी करने के लिए मतलब रेडी रखने के लिए हम मेंटेनेंस करेंगे। बस यही था मेंटेनेंस का कंसेप्ट। मेंटेनेंस कैन बी 3 टाइप्स: ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस होगा ही तो होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब होता है डिफेक्ट होने के बाद रिपेयर करना, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव होता है चाहे डिफेक्ट हो या नहीं हो, रेगुलरली चेकअप करो, इंस्पेक्ट करो, वीक पार्ट को रिप्लेस करो। ठीक है, अब इलुस्ट्रेशन 1 रीड करो, फटाफट इलुस्ट्रेशन 1 रीड करो। ए वर्कशॉप हैज 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन। एक फैक्ट्री में 20 मशीन है। द फेल्योर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवन बिलो। elapsed time after maintenance attention in month, probability of failure 1 के लिए probability 0.2, 2 के लिए 0.15, 3 के लिए 0.15, 4 के लिए 0.15, 5 के लिए 0.15, 6 के लिए 0.2. It cost 150 to attend a failed machine and rectify the same. मतलब एक मशीन ब्रेकडाउन होने के बाद उसको रेक्टिफाई करने के लिए 150 खर्चा होता है। कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन। साल में कितना खर्चा होगा सर्विस के लिए, बताओ। देखो, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने अभी रिपेयर किया, 1 महीने के बाद फिर से ब्रेकडाउन हो गया, 0.2 चांसेस। आज रिपेयर करोगे, 1 महीने के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब फिर से डिफेक्ट निकलेगा। कितना चांसेस? 0.2। आज रिपेयर करोगे, 2 महीने के बाद ब्रेकडाउन होगा या डिफेक्ट निकलेगा, चांसेस कितना? 0.15। आज रिपेयर करोगे, 3 महीने के बाद 0.15, 4 महीने के बाद 0.15, 5 महीने के बाद 0.15, 6 महीने के बाद 0.20। इसका मतलब तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेल्योर। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो तुम एक काम करो, कॉपी में लिखो। लिखो एक्सपेक्टेड, ये इलस्ट्रेशन 1 का आंसर लिखो। एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर failure is equal to summation of elapsed time after maintenance into probability। मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ elapsed टाइम को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका समेशन ले लो, वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेल्योर। बोलो 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.15 प्लस 4 इंटू 0.15
प्लस 5 इंटू 0.15 प्लस 6 इंटू 0.2, ये होगा 3.5 मंथ। 3.5 is expected time before failure. 3.5 is your expected time before failure. अब लिखो नंबर ऑफ रिपेयर इन ए ईयर इज इक्वल टू number of repair in a year is equal to 12 divided by expected time before failure is equal to 12 divided by 3.5 is equal to 3.428। अब बोलो annual repair cost is equal to number of repair in a year into annual repair cost into number of machine is equal to 3.428 into 150 into 20 is equal to 10 to 86। तो एनुअल रिपेयर के लिए 10 to 86 खर्चा होगा। इलस्ट्रेशन 2 रीड करो। A public transport system is experiencing the following number of breakdown per month over past 2 years in their new fleet of vehicles. Number of breakdown 0, number of month this occurred 2। मतलब 2 मंथ ऐसे है जहां पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और 8 महीना ऐसे है जहां पे एक बार ब्रेकडाउन हुआ है। 10 मंथ ऐसे है जहां पे 2 बार ब्रेकडाउन हुआ है। 3341। Each breakdown cost the firm an average of 2800। हर एक ब्रेकडाउन के लिए 2800 रुपया खर्चा होगा। फॉर ए कॉस्ट ऑफ 1500 पर मंथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट। अगर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद तुम रिपेयर करोगे तो तुम्हारा 2800 खर्चा होगा। अगर हर महीने में तुम मेंटेनेंस करोगे तो तुम्हारा 1500 पर मंथ में हो जाएगा, चाहे ब्रेकडाउन हो या नहीं हो। बोला which policy is suitable for the farm। तो हम ब्रेकडाउन पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। जहां टोटल कॉस्ट हमारा कम आएगा वही पॉलिसी हमारे लिए बेटर रहेगा। लिखो इलस्ट्रेशन 2 का आंसर क्या हो रहा है इसका। बोलो ब्रेकडाउन का एवरेज कॉस्ट कितना? 2800। प्रिवेंटिव का 1500 पर मंथ, प्रिवेंटिव का 1500 पर मंथ, लेकिन ब्रेकडाउन का 2800। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे
ब्रेकडाउन कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कॉस्ट। बोलो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, frequency in month, probability, एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन। जहां फ्रीक्वेंसी देगा वहां हमें एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी होगा तो हमेशा एक्सपेक्टेड का वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0, फ्रीक्वेंसी 2, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1, फ्रीक्वेंसी 8, 2, 10, 3, 3, 4, 1। बोलो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना? 24। देखो 24 और मतलब टोटल 24, उसमें से 2, तो 2 का चांसेस कितना होगा? 2/24। बोलो 0.083। ये होगा 8/24, 0.333। ये 10/24, 0.417। ये 3/24, 0.125। ये 1/24, 0.042। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन इनटू प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्रेकडाउन इनटू प्रोबेबिलिटी। बोलो, ये 0 होगा, ये 1 × 0.33 तो 0.333 होगा, 2 × 0.417 तो 0.834, 3 × 0.375 नहीं 3 × 0.125 तो 0.375, ये होगा 0.168। तो एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन होगा 1.710। अब बोलो ब्रेकडाउन कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन इंटू ब्रेकडाउन कॉस्ट। 1.710 इंटू 2800, ये होगा 4788। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। क्वेश्चन एक बार रीड करो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द ब्रेकडाउन टू एन एवरेज ऑफ 1 पर मंथ। अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करोगे, तो तुम्हारा ब्रेकडाउन 1 महीने में एक बार होगा। अगर तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करोगे तो तुम्हारा ब्रेकडाउन 1 महीने में एक बार होगा। तो इसके हिसाब से तुम प्रिवेंशन कॉस्ट कैलकुलेशन करो। बोलो लिमिटेड ब्रेकडाउन 1 = 1 × 2800, 2800 रुपया आएगा, क्योंकि एक महीने में एक बार ब्रेकडाउन होगा। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट तुम्हें 1500 देना पड़ेगा। तो कॉस्ट
पर मंथ 4300। इधर कॉस्ट पर मंथ कितना 4788, इधर कॉस्ट पर मंथ 4300। तो इसका मतलब हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट कम आ रहा है, तो हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। तो लिखो कंपनी शुड गो फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कंपनी शुड गो फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट कम रहता है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 रीड करो। Indian Electronic manufacture TV set and carries out the picture tube testing for 2000 hour। क्या बोला? बोला कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टीवी सेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2000 घंटा के लिए पिक्चर ट्यूब का टेस्टिंग किया। A sample of 100 tubes was put through this quality test, during which 2 tubes failed। मतलब 100 ट्यूब को हमने चेक किया, 2 ट्यूब डिफेक्ट निकला। If an average usage of TV by the customer is 4 hours a day and if 10,000 TV were sold, मतलब एक कस्टमर ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 घंटा यूज करेगा, फिर हम 10,000 टीवी सोल्व किए हैं, देन इन 1 ईयर हाउ मेनी ट्यूब्स were expected to fail and what is the mean time between failure of these tubes। बोलो क्वेश्चन और एक बार रीड करो, चाहो तो और एक बार रीड कर सकते हो। ओके, लिखो इलस्ट्रेशन 3। बोलो पिक्चर ट्यूब टेस्ट, लिखो पिक्चर ट्यूब टेस्ट। बोलो कितना घंटा के लिए पिक्चर ट्यूब का टेस्ट हुआ? सर 200 घंटा, 200 आवर। मैंने 100 सैंपल लिया था, जिसमें से 2 फेल्ड निकला। एक कस्टमर एक दिन में 4 घंटा यूज करता है, एक कस्टमर एक दिन में 4 घंटा यूज करता है। हमने 10,000 टीवी सोल्ड किए। देखो 100 टीवी हम सैंपल लिए थे, 2000 आवर टेस्ट किए थे, 2 फेल्ड निकला था। इसका मतलब टोटल टेस्टिंग टाइम, अगर एक टीवी को हम 2000 आवर चेक करेंगे तो 100 टीवी को कितना घंटा चेक करेंगे? 100 इंटू 2000 इज इक्वल टू 2 लाख ट्यूब आवर हो जाएगा। क्यों? 2000 आवर 100 ट्यूब, 100 ट्यूब को 2000 आवर मैंने टेस्ट किया था, इसका मतलब 2 लाख ट्यूब आवर मैंने टेस्ट किया था। नंबर ऑफ ट्यूब्स फेल्ड, बोलो कितना? 2। नंबर ऑफ ट्यूब्स फेल्ड कितना? 2। बोलो एवरेज ट्यूब आवर लॉस्ट ड्यू टू फेल्यूर।
average tube hour lost due to failure is equal to 2 into 2000 divided by 2 is equal to 2000 hour। अब बोलेंगे सर इससे क्यों, देखो इधर ब्रैकेट में लिखो assume tubes failed after half time। इसका मतलब दो ट्यूब फेलियर हुआ, 2000 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब एक ट्यूब 2000 आवर के लिए तुम टेस्ट करोगे और एक ट्यूब 2000 आवर के लिए टेस्ट करोगे। आधा टाइम चला फिर उसके बाद डिफेक्ट निकला, तो इसका मतलब जो फेल्योर के लिए कितना ट्यूब आवर लॉस्ट हुआ, एक ट्यूब में 1000 आवर और एक ट्यूब में आधा टाइम चला फिर उसके बाद डिफेक्ट निकला, क्योंकि मैं यही अजम्पशन ले रहा हूं कि हाफ टाइम चलने के बाद ट्यूब का फेल्योर आ गया, तो इधर भी 1000 आवर लॉस्ट होगा। इसका मतलब कितना ट्यूब आवर लॉस्ट हुआ फेल्योर की वजह से, 2000 आवर का। अब बोलो इफेक्टिव टेस्टिंग आवर, मैंने 2 लाख घंटा टेस्ट किया था, जिसमें से जो 2 ट्यूब फेल्ड हुआ उसके वजह से मेरा 2000 आवर लॉस्ट हो गया। इसका मतलब मैंने इफेक्टिवली कितना आवर टेस्ट कर पाया, 2 लाख माइनस 2000 इज इक्वल टू 1,98,000 आवर, मतलब ये ट्यूब आवर। तो मेरा इफेक्टिव टेस्टिंग आवर 1,98,000 ट्यूब आवर आ रहा है। बोलो इन ए ईयर नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इज इक्वल टू 10,000। इन ए ईयर नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इज इक्वल टू 10,000। ट्यूब आवर फॉर 10,000 टीवी, ट्यूब आवर फॉर 10,000 टीवी इज इक्वल टू 10,000 into 4 into 365 is equal to 146 लाख। अब बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन क्या समझ में नहीं आया। देखो मैंने 10,000 टीवी सोल्ड किया था, हाँ ये 10,000 टीवी को कस्टमर एक साल में कितना घंटा देखेगा। देखो 10,000 टीवी एक कस्टमर दिन में 4 घंटा देखेगा, एक साल 365 डेज होता है। इसका मतलब 10,000 टीवी मेरा 146 लाख ट्यूब आवर देगा। बोलो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फेल्यूर, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फेल्यूर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1,98,000 into 146 lakh is equal to 148 अप्रोक्स। देखो अब बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन समझा दीजिए। देखो जब मैंने 1,98,000 आवर इफेक्टिवली टेस्ट किया था, मेरा 2 टीवी फेल्योर हुआ था, तो अगर 1,98,000 के लिए, अगर 1,98,000 के लिए 2 टीवी, तो 146 मतलब 146 लाख के लिए 148 टीवी। इसका मतलब एक्सपेक्टेड ट्यूब्स टू बी फेल इज इक्वल टू 148। तो लिखो 148 ट्यूब्स आर एक्सपेक्टेड
टू फेल, 148 ट्यूब्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। और एक बार इस क्वेश्चन का समरी ले लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो, मैंने 2000 आवर टेस्ट किया था, एक टीवी को मैंने 100 सैंपल लिया था, 2 फेल हुआ था, तो इसका मतलब एक दिन में 4 घंटा एक कस्टमर देखेगा, मैंने 10,000 टीवी सोल्ड किया हूँ। देखो 100 टीवी के लिए 2000 आवर, इसका मतलब मैंने 2 लाख ट्यूब आवर टेस्ट किया था, मैंने 2 लाख ट्यूब आवर टेस्ट किया था, जिसमें एवरेजली मेरा 2000 आवर लॉस्ट हुआ था, क्योंकि मैंने अजम्पशन यही लिया कि एक टीवी आधा टाइम चलने के बाद डिफेक्ट निकला, टीवी का आधा टाइम चलने के बाद डिफेक्ट निकला। तो इसका मतलब अगर मेरा मैंने 2 लाख आवर टेस्ट किया था, 2000 आवर मेरा लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब मैंने इफेक्टिवली 1,98,000 ट्यूब आवर चेक कर पाया। अब बोलो एक दिन में 10,000, मतलब एक साल में 10,000 टीवी अगर एक कस्टमर दिन में 4 घंटा देखेगा, तो इन ईयर 146, मतलब 146 लाख ट्यूब आवर वो देखेगा। अगर 198 आवर में, मतलब 1,98,000 आवर में 2 ट्यूब डिफेक्ट निकलता है, तो 146 लाख ट्यूब आवर में 148 ट्यूब डिफेक्ट आएगा। तो नंबर ऑफ ट्यूब टू बी एक्सपेक्टेड टू बी फेल इज इक्वल टू 148। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। अच्छे से इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। एक कंपनी हैज 50 आइडेंटिकल मशीन इन इट्स फैसिलिटी। तो हमारा फैक्ट्री में 50 आइडेंटिकल मशीन है। आगे रीड करो। द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सर्विसिंग, मतलब सीपी इज ₹20। तो सीपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सर्विसिंग। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर आफ्टर ब्रेकडाउन, मतलब CR 100। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर रिपेयर होगा तो 100 रुपया खर्चा होगा। द कंपनी सीक द मिनिमम cost of preventive servicing frequency. The company seeks the minimum cost preventing servicing frequency and has collected the data on breakdown probability in the following table. Month after servicing that breakdown occurs. Month after servicing that breakdown occurs. Probability that breakdown will occur. फिर आईपी, चलो देखते हैं ये आईपी क्या होता है। 1 महीने के बाद ब्रेकडाउन होगा, प्रोबेबिलिटी 0.1, 2 महीने के बाद 0.05, 3 महीने के बाद 0.05, 4.1, 5.15, 6.15, 7.2, 8.2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ये P1 मतलब PI AI, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.1, ये रिजल्ट आएगा 0.1, 2 इंटू 0.05, 0.1, 3 इंटू 0.05, 0.15, 4 इंटू 0.1, 0.4। इसका मतलब ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन का डाटा तीसरा कॉलम। बोलो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? कॉस्ट प्रिवेंटिंग सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो रिपेयर मतलब प्रिवेंटिंग करोगे तो 20 रुपया, रिपेयर करोगे तो 100 रुपया। हम कंपेयर करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
चलो इलस्ट्रेशन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। कुछ डाटा पहले लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है थोड़ा सा कलेक्शन करके हम समरी बनाएंगे, क्योंकि डाटा का समराइज मतलब डाटा का समरी अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में हमें नहीं आएगा। बोलो CP20 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सर्विसिंग, CR 100 मतलब रिपेयर होगा तो 100 होगा। हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवल। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवल में कितना ब्रेकडाउन होगा वही हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको कहते हैं बीजे। क्या कहते हैं? बीजे। बोलो, मतलब देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखो। देखो ओएम में और कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फार्मूला को याद रखो बस, पूरा एकदम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कॉपी पेस्ट होके। तो बीजे का मतलब B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, ऐसे बीजे हो सकता है। तो B1 का फॉर्मूला होगा MP1। क्या बोलेंगे सर M क्या होता है, P1 क्या होता है? M का मतलब होगा नंबर ऑफ मशीन, M का मतलब होगा नंबर ऑफ मशीन, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। तो B1 का फॉर्मूला होगा MP1। बोलो M कितना? 50। P1 मतलब 1 का प्रोबेबिलिटी, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.1, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.1 इज इक्वल टू 5। फिर B2, अब बोलेंगे सर B1 का फॉर्मूला हुआ MP1, B2 क्या होगा? MP2 नहीं, MP1 प्लस P2 प्लस B1 P1। एक अजब सा फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला देखोगे तो आगे का क्या होगा फॉर्मूला वो समझ में आ जाएगा। MP1 प्लस P2 फिर B1 P1। बोलो M कितना? 50, P1 0.1 प्लस 0.05 प्लस B1 कितना? 5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 8। फिर लिखो B3 इज इक्वल टू, बोलो M P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, दूसरा पार्ट क्या होगा? प्लस B2 मतलब B इंक्रीज होगा, P1 प्लस B1 P2। B डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, B1 B2। P असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, 1 2। बोलो 50 इंटू 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 8 इंटू 0.1 प्लस 5 इंटू 0.05 प्लस नहीं और प्लस नहीं इज इक्वल टू 11.05। बोलो फॉर्मूला बनाने का टेक्निक समझ में आया? अब बोलो B4 का फॉर्मूला क्या होगा? M P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब B3 P1, क्योंकि B छोटा से बड़ा, B बड़ा से छोटा, हाईएस्ट टू लोएस्ट, एंड P होगा लोएस्ट टू हाईएस्ट, प्लस
B2 P2 प्लस B1 P3। फिफ्टीन टू 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.1 प्लस 11.05 इंटू 0.1 प्लस 8 इंटू 0.05 प्लस 5 इंटू 0.05, ये आ रहा है तुम्हारा 16.75। B5 का फॉर्मूला बोलो, M P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस B4 P1 B3 P2 B2 P3 B1 P4। वैल्यू पुट करो। ऐसे चलेगा, ये आंसर होगा तुम्हारा 25.63। ये आंसर होगा 25.63। B6 का वैल्यू तुम खुद लिखोगे, ये होगा 35.5। B6 का वैल्यू खुद लिखोगे 35.5 होगा। नेक्स्ट लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवल। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवल। पहले कॉलम बनाओ जे। जे का मतलब होता नंबर ऑफ मंथ बिटवीन प्रिवेंटिव सर्विस। फिर एक कॉलम बनाओ बीजे। बीजे ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है, बीजे ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है, B1 B2 B3 B4 B5 B6। फिर CR इंटू BJ डिवाइड बाई J, इसका नाम होगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर मंथ टू रिपेयर ब्रेकडाउन। एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर मंथ टू रिपेयर ब्रेकडाउन। फिर एक कॉलम बनाओ CP इंटू M डिवाइड बाई J, CP इंटू M डिवाइड बाई J, ये होगा कॉस्ट पर मंथ फॉर प्रिवेंटिव सर्विस। एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन अच्छा रहेगा या प्रिवेंटिव अच्छा रहेगा, तो इसीलिए ब्रेकडाउन का कॉस्ट भी निकालेंगे, प्रिवेंटिव का कॉस्ट भी निकालेंगे। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट का फॉर्मूला होगा CR इंटू BJ डिवाइड बाई J। प्रिवेंटिव कॉस्ट का फॉर्मूला होगा CP इंटू M डिवाइड बाई J। बोलो 1 के लिए B1 5 आया था 1 के लिए B1 5 आया था, तो 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 ये 500 रुपया, इधर 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 1 ये 1000।
CP20 था, M50 था, CR100 था, BJ5 आया था। प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 2 मंथ के लिए BJ मतलब B2 8 आया था। ये हो जाएगा 100 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 400। इधर होगा 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, 500। 11.05 आया था। 100 इंटू 11.05 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 368। इधर 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 3, ये होगा 333। अब बोलो, अगर 1 महीने के अंदर प्रिवेंटिव करोगे तो ब्रेकडाउन कॉस्ट आएगा 500, प्रिवेंटिव का कॉस्ट आएगा 1000। अगर 2 महीने के अंदर प्रिवेंटिव करोगे तो ब्रेकडाउन कॉस्ट आएगा 400, प्रिवेंटिव आएगा 500। अगर 3 महीने के अंदर प्रिवेंटिव पॉलिसी फॉलो करोगे तो ब्रेकडाउन का कॉस्ट आएगा 368, प्रिवेंटिव का कॉस्ट आएगा 333। ये जो पहला कलम है ना, ये जे का मतलब नंबर ऑफ मंथ बिटवीन प्रिवेंटिव सर्विस। तो 2 प्रिवेंटिव सर्विस के बीच में 1 मंथ, इसका मतलब 1 साल में 12 टाइम्स प्रिवेंटिव होगा, क्योंकि 2 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में 1 मंथ गैप रहेगा। 2 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में 1 मंथ गैप रहेगा। इसका मतलब हर महीने में एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट आएगा 500, प्रिवेंटिव का कॉस्ट आएगा 1000। तो प्रिवेंटिव का ज्यादा आ रहा है तो हम प्रिवेंटिव फॉलो नहीं करेंगे। दो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में 2 मंथ गैप, इसका मतलब 1 साल में 6 बार प्रिवेंटिव करना पड़ेगा। क्यों? देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर एक प्रिवेंटिव हुआ, ये 2 महीना गैप, फिर एक प्रिवेंटिव हुआ 2 महीना गैप, फिर एक प्रिवेंटिव हुआ 2 मंथ गैप, फिर एक प्रिवेंटिव हुआ 2 मंथ गैप, 2 मंथ गैप। तो 1 2 3 4 5 6 बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 महीने के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, हर 2 महीने के बाद प्रिवेंटिव होगा। तो ब्रेकडाउन का खर्चा आ रहा है 400, लेकिन प्रिवेंटिव का खर्चा आ रहा है 500। 2 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में 3 मंथ गैप रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो, 3 मंथ गैप। तो ऐसा होगा, तुम्हारा प्रिवेंटिव खर्चा आएगा कितना? 333। ब्रेकडाउन खर्चा आएगा 368। मतलब प्रिवेंटिव का खर्चा कम हो रहा है। तो इसका मतलब हम तीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब इस ए वाला पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। इधर हमारा प्रिवेंटिव का खर्चा मिनिमम आ रहा है। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज योर स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। देखो, स्पेयर पार्ट का मतलब क्या होता है? एक मशीन का कंपोनेंट। स्पेयर पार्ट का मतलब एक मशीन का कंपोनेंट होता है।
फिर स्पेयर पार्ट को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। तो लिखो स्पेयर पार्ट मीन्स component of a product. Spare part can be classified into two types, fast moving, slow moving. फास्ट मूविंग का मार्केट डिमांड होता है, स्लो मूविंग का मार्केट डिमांड कम होता है। फास्ट मूविंग स्पेयर आर दोज दैट आर यूजुअली रिक्वायर्ड एंड स्लो मूविंग स्पेयर आर दोज दैट आर हार्डली एवर रिक्वायर्ड, मतलब रेयरली रिक्वायर्ड। स्लो मूविंग स्पेयर रेयरली रिक्वायर्ड होता है। द मैनेजर्स comes across any difficulties to keep track of the spare part used in determine future demand manually. एक काम करो, कॉपी में लिखो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। कॉपी में लिखो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। लिखो स्पेयर पार्ट मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। स्पेयर पार्ट मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। फुल स्टॉप। स्पेयर पार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। Spare part can be classified into two categories. Spare part can be classified into two categories. Number one, fast moving. Number two, slow moving. Number one, fast moving. Number two, slow moving. First stop. लिखो fast moving spares are those. Fast moving spares are those which have active market demand, which have active market demand, and these are usually required. And these are usually required. Slow moving spares are those. Slow moving spares are those which have less market demand, which have less market demand, and these are occasionally required. These are occasionally required. अब बोलेंगे सर स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए? नेक्स्ट लिखो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट सिस्टम spare part management system should be followed. Spare part management system should be followed for the followings. Should be followed for the followings. Number one, to keep record of the spare part, to keep records क्या लिखा? टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटेनेंस। देखो हमें एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस में कौन सा स्पेयर लगेगा। अगर रिकॉर्ड हम नहीं रखेंगे तो जब मेंटेनेंस होगा तब मेंटेनेंस को मतलब रुक के हमें स्पेयर लाना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होगा, मेंटेनेंस से पहले हम वो स्पेयर अवेलेबल कर देंगे। तो इसीलिए
एक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा मेंटेनेंस में कौन सा स्पेयर लगता है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर बी, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द स्पेयर पार्ट्स रिसीव्ड एंड यूज इन द पास्ट। टू कीप record of the spare parts, to keep record of the spare parts received and used in the past। पास्ट में कौन सा स्पेयर हम रिसीव किए थे, कौन सा स्पेयर हम यूज किए थे, अगर ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो तुम्हें स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, टू शेड्यूल फोर्थकमिंग मतलब आगे कौन सा मेजर मेंटेनेंस आएगा, इसका शेड्यूल बनाने के लिए हमें स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, टू शेड्यूल फोर्थकमिंग मेजर मेंटेनेंस सर्विसेज। देखो हमारा जो स्पेयर यूज हो रहा है वो कहाँ मिलता है, मतलब अगर वेंडर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो तुम्हें स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर डी, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ स्पेयर पार्ट वेंडर्स। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेयर पार्ट वेंडर्स। नेक्स्ट, टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। अगर हम कॉस्ट के बेसिस पे हम देखेंगे, मतलब अंडर स्टॉकिंग कॉस्ट। अंडर स्टॉकिंग कॉस्ट का मतलब होता है अगर वो स्पेयर मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास स्टॉक में नहीं है, तो इसका मतलब मेरा मशीन ब्रेकडाउन हो गया, वो स्पेयर मेरे पास स्टॉक में नहीं है, तो मुझे मेरा प्रोडक्शन रुक के वो स्पेयर खरीदना पड़ेगा। तो इधर बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, मतलब मान लो कि 3 घंटा लग गया स्पेयर लाने के लिए, तो ये 3 घंटा तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होगा, ये 3 घंटा तुम्हें लेबर को पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको कहते हैं कि अंडर स्टॉकिंग का नुकसान या अंडर स्टॉकिंग का कॉस्ट। अगर हम स्पेयर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अंडर स्टॉकिंग कॉस्ट, तो स्पेयर आएगा रेगुलर यूज, कितना प्रकार का होगा, रेगुलर स्पेयर, फिर होगा इंश्योरेंस स्पेयर, फिर होगा कैपिटल स्पेयर, फिर होगा रोटेबल स्पेयर। रेगुलर स्पेयर, इंश्योरेंस स्पेयर, कैपिटल स्पेयर, देन रोटेबल स्पेयर। ठीक है, देखो रेगुलर स्पेयर का मतलब क्या होता है, द स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड रेगुलरली एंड इन सब्सटेंशियल नंबर बोथ रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दीज आइटम आर लेस। जो रेगुलरली यूज हो रहा है और सब्सटेंशियल नंबर में, वो होता है हमारा रेगुलर स्पेयर। तो रेगुलर स्पेयर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे सर्विस लेवल। क्या कैलकुलेशन करेंगे, सर्विस लेवल। तो सर्विस लेवल का फॉर्मूला होगा के यू डिवाइड बाई के यू प्लस के ओ। अब बोलेंगे सर के यू का मतलब क्या होता है, के यू का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर एक यूनिट तुम्हारे पास स्टॉक में नहीं है तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, फिर मशीन बंद होगा, तुम जाके
स्पेयर लाओगे। तो KU का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक ऑफ 1 यूनिट। KO का मतलब होता है अगर ओवर स्टॉक होगा तो कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। देखो तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसीलिए तुम क्या क्या ना बहुत सारे मतलब ज़्यादा स्पेयर पार्ट लाके स्टॉक में डाल दिया, तो उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो पैसा ब्लॉक हुआ उसका इंटरेस्ट भी नुकसान होगा। तो KO का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग, KU का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग। तो बोलो सर्विस लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, KU डिवाइड बाई KU प्लस KO। नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस स्पेयर। बोलो इंश्योरेंस स्पेयर का मतलब क्या होता है। An insurance spare is a spare that you hold in your spare part inventory that you will not expect to use in the normal life of the plant and equipment, but if not available when needed, it will result in significant losses। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट होता है इंश्योरेंस स्पेयर। इसको हम रखते हैं हमारा स्टॉक में, जनरली वो यूज नहीं होता है। मतलब एक मशीन का लाइफ पीरियड में वो यूज नहीं होगा, जनरली यूज भी हो सकता है। अगर जब चाहिए वो हमें नहीं मिला, वो बहुत नुकसान दिलाएगा। ऐसा स्पेयर पार्ट को हम इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट कहते हैं। इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट का मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट है जो हम रखते हैं, जनरली इसको मतलब नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको इसीलिए रखते हैं कि अगर ये नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं मिला जब चाहिए, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका मतलब वो मार्केट में नहीं मिलता है इजीली, तो इसीलिए इसको हम स्टॉक में रखेंगे। इसको कहते हैं इंश्योरेंस स्पेयर। नेक्स्ट इज कैपिटल स्पेयर। कैपिटल स्पेयर आर स्पेयर पार्ट which although acknowledged to have a long life or a small chance of failure would cause a long shutdown of equipment because it will take long time to get a replacement of them। देखो कैपिटल स्पेयर का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद स्पेयर पार्ट खराब होगा, फिर खराब होने का चांसेस भी बहुत कम है। अगर एक बार वो खराब हो जाता है तो इसको रिप्लेस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऐसा स्पेयर को हम बोलेंगे कैपिटल स्पेयर। बोले कैपिटल स्पेयर किसको बोलेंगे, ये जनरली बहुत दिनों के बाद खराब होता है, ठीक है, फिर खराब होने का चांसेस बहुत कम है। अगर एक बार खराब हो गया तो बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको रिप्लेस करने के लिए, तो इसको कहते हैं कैपिटल स्पेयर। नेक्स्ट इज रोटेबल स्पेयर। तो रोटेबल आइटम्स आर जनरली थॉट as items of plant or asset that periodically are changed out for repair or overhaul। देखो रोटेबल का मतलब है हर बार रोटेट होते रहेगा, मतलब एक स्मॉल टाइम के बाद, छोटा पीरियड के बाद ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये रेगुलरली नॉर्मल रिपेयर में या नॉर्मल ओवरऑल में ये चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जरूरत होगा, तो इसको कहते हैं रोटेबल स्पेयर्स। ये जो एक दो प्रॉब्लम है इसको खुद सॉल्व करो, अगर नहीं होगा तो हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ये तो इलस्ट्रेशन 7 तो ही रिपीट हुआ है, ठीक है, खुद ट्राई करो। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।